द वर्क डन टू मूव ए चार्ज अलॉन्ग एन इक्विपोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करा रहे हो तो ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो जो वर्क डन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, जीरो होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने में वर्क डन जीरो होगा। ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, वर्क डन हम लिखते हैं जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब इनिशियल और फाइनल का पोटेंशियल अगर सेम है तो उनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। There is a uniform electric field of intensity E which is as shown. How many leveled point have the same potential as a fully shaded point? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये जो फुल्ली शेडेड पॉइंट है इस पॉइंट के बराबर कितने पॉइंट्स का पोटेंशियल होगा। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो ये बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो तीन और पॉइंट्स हैं जिनका पोटेंशियल जो है वो इस सॉलिड पॉइंट के बराबर है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस की रेडियस दी है, जेड दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। अब क्यू कितना हो जाएगा, तो जेड आपको 50 दिया है, इसका मतलब उसके अंदर 50 प्रोटॉन्स हैं, तो के आप जानते हो क्यू जो होगा वो एन ई हो जाएगा, और एन की डेल वैल्यू डालेंगे 50 और चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, बट जो वैल्यू दिया हम तो उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। -3 अजीब है, -3 नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो आप एक बार डाल के देखना, 9 इंटू 10⁻³ यानी 9 इंटू 10⁻5 मीटर्स अगर आप डालोगे, और k जो जाएगा वो 9 इंटू 10⁹ के बराबर जाएगा। तो ये तो आंसर ही नहीं मैच करेगा आपका। 9 ये है, और हो सकता है मैच कर जाए, देख लेना आप, मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर कुछ आंसर आता है तो। ठीक, मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि एक्चुअल जो एटम का साइज़ होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, तो 10⁻10 मीटर के आसपास आना चाहिए। -10 मीटर नहीं हो, -9 मीटर हो जाए, बट यहाँ तो -5 मीटर की रेडियस आ रही, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। और ये तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज तो और भी कम होता है, वो तो फर्मी में होता है, फेमेटोमीटर में होता है, 10⁻15 के ऑर्डर का होता है। तो ये वैसे ही गलत हो रहा है। जो भी आप आंसर आ जाए वो आंसर आप ई पार्ट बना के लिख लेना, हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिख रहे हैं। A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged so that the potential on its surface is 10 volt. hollow metal sphere है 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, और सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। सेंटर पोटेंशियल पूछ रहे हैं क्या, तो हॉलो मेटल स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो कि सरफेस का होता है। तो सरफेस पे अगर 10 वोल्ट है तो अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। टू चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, उनके पोटेंशियल का रेशियो पूछे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो पहले पे जो चार्ज होगा Q1 वो आपका हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया 4πr1², और दूसरे का जो चार्ज होगा Q2 वो आपका हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू इट्स एरिया यानी 4πr2²। और जो पोटेंशियल का रेशियो पूछ रहे हैं तो V1 जो होगा वो हो जाएगा आपका KQ1/R1, और V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ2/R2। अब आप यहाँ ढंग से समझिए, Q1 खुद R1² के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और एक नीचे R1 आ रहा है, तो एक R1 से एक R1 कट जाएगा, ऊपर R1 रह जाएगा। इसी तरह से V2 के केस में ऊपर R2 रह जाएगा, तो जब आप V1/V2 निकालोगे तो वो R1/R2 आ जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The radii of two concentric spherical conducting shells are R1 and R2. R2 R1 से बड़ा है, कंडक्टिंग है दोनों और कंसेंट्रिक है। ठीक है, बना लेते हैं। ये है सिचुएशन, एक की जो रेडियस दी है वो आपको दी है R1, ये दी है आपको R1,
और दूसरे की जो रेडियस दी है ये आपको दी है R2, R2 R1 से बड़ा है, कंसंट्रिक एंड सेम सेंटर है, ठीक। द चार्ज ऑन द आउटर शेल इज स्मॉल q, द चार्ज ऑन द इनर शेल विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ इज, ठीक है, ढंग से समझना। जो आउटर शेल है उस पर चार्ज दिया है स्मॉल q, और पूछ रहे हैं इनर शेल पे चार्ज बताओ अगर हम इनर शेल को अर्थ से कनेक्ट कर दें। तो अर्थ से कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि इनर शेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इनर शेल पे मैंने मान लिया चार्ज आ गया q डैश, और ये चार्ज इतना होगा ताकि अंदर वाली सरफेस का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, ज़ीरो हो जाए, क्योंकि उसको हमने अर्थ किया हुआ है। अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल ज़ीरो हो जाना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इनर सरफेस का पोटेंशियल निकालेंगे और उसको ज़ीरो पुट करेंगे, वहाँ से q डैश निकलेगा। तो चलो इनर सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। तो अंदर वाली की वजह से हो जाएगा k q डैश बाई R1, क्योंकि उसी स्फीयर के हम सरफेस पे हैं, तो अंदर वाली स्फीयर की वजह से होगा k q डैश बाई R1, और बाहर वाले स्फीयर की वजह से अंदर किसी भी पॉइंट का वही पोटेंशियल होता है जो बाहर वाले की सरफेस पे होता है। ये बात आपको एकदम याद रखनी है। बाहर वाली स्फीयर की वजह से अंदर किसी भी पॉइंट का वही पोटेंशियल होता है जो कि उसकी अपनी सरफेस पे होता है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा k q बाई R2। तो ये नेट अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल बन गया, और वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो यहाँ से जो q डैश आपका आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस R1 अपॉन R2 टाइम्स q। ये आना चाहिए अंदर वाली सरफेस का चार्ज, तब जाके अंदर वाली सरफेस का पोटेंशियल क्या हो पाएगा, ज़ीरो हो पाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? If a charged spherical conductors of radius 10 cm has potential V at a distance 0.5 cm from its center, at a point distant 5 cm from its center, 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, 5 सेंटीमीटर का पोटेंशियल V है। ढंग से समझना है। जैसे अगर मैं स्फीयर बनाऊं तो ये मान लिया एक स्फीयर है, ठीक, जिसका सेंटर मान लिया ये है और रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कंडक्टर है, सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे, और अंदर किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, जो उसके सरफेस पे होगा। तो ये कहा है कि अंदर कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, उसका पोटेंशियल V है। तो इसका मतलब सरफेस का भी पोटेंशियल कितना होगा, V। सरफेस का भी पोटेंशियल कितना होगा, V की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो V आपका हो जाएगा K चार्ज Q अपॉन रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। चार्ज इस पे हमने मान लिया Q। अब पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल बताओ जो कि सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, इस पॉइंट का आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो जैसे आप आउटसाइड पॉइंट पे हो गए तो ये पूरा का पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे पॉइंट चार्ज हो गया और सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया हो। तो मैंने मान लिया कि इसका पोटेंशियल V डैश है, और V डैश आपको निकालने के लिए बोला गया, और V डैश होगा आपका के क्यू अपॉन R, R कितना होगा 0.15। तो ये V आपको पता है, V की वैल्यू यहाँ से के क्यू की वैल्यू उठा के V के टर्म्स में यहाँ डाल देते हैं। तो V डैश आपका हो जाएगा के क्यू कितना है, V इंटू 0.1 अपॉन 0.15, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 15, तो ये आपका आ गया 2V/3। जो V डैश होगा वो 2V/3 आ गया। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A hollow conducting sphere of radius r has a charge plus q on its surface. What is the electric potential within the sphere at a distance r/3 from its center? अब ये hollow है, conducting है। hollow नहीं भी कहते, सिर्फ conducting कहते, तब भी हमें पता सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होगा, और अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो कि उसकी सरफेस का होगा, और सरफेस का पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। यही अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा। A spherical conductor of radius 2 मीटर is charged to a potential of 120 वोल्ट। 2 मीटर की रेडियस है, 120 वोल्ट तक चार्ज किया है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, नाउ इट इज प्लेस्ड इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6 मीटर। 6 मीटर के अंदर हमने उसको रख दिया उठा के। कैलकुलेट द पोटेंशियल टू विच द बिगर स्फीयर वुड बी रेज्ड। अंदर वाले स्फीयर का नहीं, सॉरी, बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है कि पहले एक सिंगल स्फीयर था, 2 मीटर उसकी रेडियस थी, और 120 वोल्ट से उसको चार्ज किया गया था।
तो आप इस पर चार्ज बता सकते हो कितना चार्ज हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, या पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना चाहो पोटेंशियल लगा दो। 120 वोल्ट जो होगा वो हो जाएगा KQ/R। के होगा 9, के को के ही रहने देते हैं, Q/R, R है 2 मीटर। तो यहाँ से जो Q आपका आ रहा है वो आपका आ जा रहा है 60/K, ये चार्ज होगा। अब आपने क्या किया, उस स्फीयर को एक बड़े स्फीयर के अंदर रख दिया, मतलब अब इस तरह की सिचुएशन है, ये हमारा छोटा वाला स्फीयर और इसको उठा के हमने एक बड़े स्फीयर के अंदर रख दिया, ये है चार्ज तो वही होगा। और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी रेडियस है आपकी 6 मीटर। अभी पूछ रहे हैं कि जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो पहले तो जीरो ही होगा, पहले तो कुछ होगा ही नहीं। अब कितना बढ़ जाएगा, वुड बी रेज्ड। तो जब आप बाहर वाले सरफेस की पोटेंशियल की बात करोगे तो अंदर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है स्फीयर में वो सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा, सेंटर में। तो ये जो क्यू चार्ज है ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर में आ गया हो, और यहाँ से डिस्टेंस 6 मीटर है, तो अब सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/6, और Q की जो वैल्यू है वो 60/K है, तो K टाइम्स 60/K अपॉन 6, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। कुछ गड़बड़, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये तो 120 इंटू 2 240 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आपको समझ में आ गया होगा अगर आप कैलकुलेशन ढंग से फॉलो कर रहे होगे। तो ये आपका आ जाएगा 240/K। तो यहाँ पे हम डालेंगे 240/K, K से K कैंसिल आउट होगा, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। 40 वोल्ट जो होगा वो उसका पोटेंशियल हो जाएगा बड़े वाले स्फीयर का। सो योर आंसर इज डी पार्ट। टेंथ क्वेश्चन करते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, लेंदी भी है, ठीक है, इसलिए इसको ढंग से समझेंगे। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं, उनकी रेडियस A, B और C दी हुई है। A सबसे छोटी है, B उससे बड़ी है और C सबसे बड़ी है, और उनकी सरफेस डेंसिटी भी दी हुई है। पहले वाले पे सिग्मा है, बीच वाले पे माइनस सिग्मा है, बाहर वाले पे फिर से सिग्मा है। और उन शेल्स का पोटेंशियल भी दिया है VA, BB और BC। और C के बारे में खास बात दी है कि C जो है वो A+B के बराबर है, यानी बाहर वाले की रेडियस जो है वो अंदर वाली दोनों रेडियस के सम के बराबर है। तो आपको इन पोटेंशियल्स को कंपेयर करना है, किसका पोटेंशियल किसके बराबर है, किसके बराबर नहीं है, तो वो हमें कंपेयर करना है, ठीक। तो एक तरीका, सिंपल तरीका ये हो सकता है कि जब आपको पहले से ही पता है कि बाहर वाले की रेडियस अंदर वाली दोनों रेडियस के सम के बराबर है, तो हम कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लिया A रेडियस मैंने ले ली 1 मीटर, B मैं ले लेता हूँ 2 मीटर, तो उनका सम C जो है हो जाएगा वो 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें तो सिर्फ कंपेयर करना है। तो कंपेरिजन तो कोई भी वैल्यू हम लेके कर सकते हैं, तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक। ये अंदर की रेडियस A 1 मीटर, उसके बीच वाले की 2 मीटर और सबसे बाहर वाले की 3 मीटर। तो जरा डायग्राम बनाते हैं फिर, देखिए ये अंदर वाला स्फीयर है, इसकी रेडियस 1 मीटर है, ये उसके बाहर वाला है, बीच वाला इसकी रेडियस 2 मीटर है, और ये सबसे बाहर वाला इसकी रेडियस 3 मीटर है, ठीक। ये रेडियस 1 है, ये रेडियस आपकी 2 है, और ये रेडियस आपकी कितनी है, 3 है। इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, और इस पे फिर से सिग्मा है। तो अगर चार्ज लिखना होगा तो उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 4 पाई हो जाएगा। इसका एरिया होगा 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी ये 16 पाई हो जाएगा। और इसका एरिया होगा 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 36 पाई हो जाएगा। तो ये इनके एरिया हो गए। अब इनके पोटेंशियल्स लिखते हैं। इस पॉइंट का ये ए शेल है, इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VV है, और इसका पोटेंशियल VC है। सारे पोटेंशियल लिखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले VA लिखते हैं, ये अंदर का पोटेंशियल क्या होगा। तो इस शेल की वजह से पोटेंशियल होगा KQ/R, और बाकी दोनों शेल इसके बाहर हैं, तो बाहर वाली जो शेल्स होती है उनकी वजह से अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो उनकी सरफेस पे होगा, ठीक है। तो VA का हो जाएगा आपका K, उस पर जो चार्ज है वो सिग्मा इंटू 4 पाई है, अपॉन रेडियस उसकी है 1। B शेल की सरफेस पे क्या होगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव होगा, क्योंकि चार्ज वहाँ नेगेटिव है। K सिग्मा इंटू 16 पाई अपॉन रेडियस है 2, और C की सरफेस पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस K सिग्मा इंटू 36 पाई अपॉन रेडियस है 3। ये आपको समझ में आया।
अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो उनकी रिस्पेक्टिव सरफेसेस पे होगा। तो इस चार्ज की वजह से उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर। इस चार्ज की वजह से भी क्या होगा उसकी सरफेस पे, तो फिर से के क्यू बाई उसकी रेडियस आर, जो भी आर रेडियस है। ठीक, तो ये पोटेंशियल बन गया ए का। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो वी ए आपका जो आने वाला है के सिग्मा, तो आ गया कॉमन, तो ये 4 पाई माइनस 16 पाई प्लस 36 पाई, तो 36 पाई कैंसिल भी करेंगे, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स, ये 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 12 माइनस 8, दैट इज 4, 4 प्लस 4, तो ये आपका आ गया 8 पाई। ठीक है, तो ए का पोटेंशियल आया 8 पाई के इंटू सिग्मा, ये ए का पोटेंशियल है। अब जरा हम बनाएंगे बी का पोटेंशियल कितना होगा। तो बी की सरफेस पे जो चार्ज है और बी के अंदर जो चार्ज है वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सेंटर पे कंसंट्रेट हो गए हों। तो उन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आपका आ जाएगा के, क्यू कितना हो जाएगा, तो बी पे जो चार्ज है वो -16 सिग्मा पाई है और ये 4 सिग्मा पाई है, तो -12 सिग्मा पाई चार्ज हो गया अपॉन रेडियस इसकी कितनी है 2। ठीक, प्लस, और जो बाहर वाला चार्ज होगा, जो बाहर वाला चार्ज होगा उसकी वजह से अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो उसकी अपनी सरफेस का होगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के, चार्ज है आपका सिग्मा इंटू 36 पाई अपॉन रेडियस कितनी है उसकी 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो ये -6 सिग्मा पाई, ये 12 सिग्मा पाई, तो प्लस 6 सिग्मा पाई बचेगा, तो 6 पाई के सिग्मा, ये आएगा आपका बी का पोटेंशियल। ठीक, तो ए और बी का तो बराबर नहीं है, ये पक्का हो गया। अब जरा सी का पोटेंशियल निकालते हैं। तो सी के लिए सबसे आसान होगा क्योंकि सी सबसे आउटर शेल है, तो इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी चार्जेस हैं और इसकी सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो सब के सब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सेंटर पे कंसंट्रेट हो गए हों। तो कितना आएगा नेट चार्ज सेंटर पे, तो +4 पाई है, 16 पाई है, -16 पाई है और 36 पाई है, तो 36 और -16 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 और 4 24 सिग्मा पाई का चार्ज हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना आने वाला, के, चार्ज है 24 सिग्मा पाई अपॉन रेडियस कितनी आने वाली है उसकी 3 मीटर्स, तो ये आपका 8 पाई के सिग्मा आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया मुझे कि ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम आ रहा है और बी का पोटेंशियल कम आ रहा है, बी का पोटेंशियल उनके बराबर नहीं है। तो आपका आंसर बनेगा वी ए और वी सी तो बराबर हैं लेकिन वो बी वी के बराबर नहीं है। So your answer is A part. Clear? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे। तो दोनों बातें हम करेंगे, हम आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे, इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे। तो इनसाइड पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा अगर आप अंदर हो तो वही होगा जो उसकी सरफेस पे होगा, यानी के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर होगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड पॉइंट पे हो तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाएगा, तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल आर, तो के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये है आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये है इनसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड और सरफेस के, ये सरफेस के लिए भी चल जाएगा, इनसाइड के लिए भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर आउटसाइड पॉइंट और के क्यू बाई आर कैपिटल आर हो गया फॉर पॉइंट इनसाइड द शेल, SHELL शेल। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। द डायमीटर ऑफ ए हॉलो मेटलिक स्फीयर इज 60 सेंटीमीटर और चार्ज है 500 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल पूछ रहे हैं 100 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से अगर 100 सेंटीमीटर दूर है तो हम आउट स्फीयर के बाहर आ गए, और बाहर के लिए तो फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर चलेगा। तो के है 9 × 10⁻⁹, क्यू है 500 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻⁶, अपॉन डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर यानी 1 मीटर। तो ये आपका आने वाला है -6 + 9 दैट इज 10⁻3। ठीक, 45 × 10⁻5 या फिर 4.5 × 10⁻6। So your answer is C part.
ऑब्टेन द एनर्जी इन जूल एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट। ठीक है, ऑब्टेन द एनर्जी इन जूल। ठीक है, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को 2000 वोल्ट से एसिलेट किया है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और उसको हमें जूल में कन्वर्ट करके उसकी स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो ख़त्म, एनर्जी है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो इतनी एनर्जी होगी उसके पास, और इसको हमें हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू में पुट करना है और यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो, सारी वैल्यू डालो, डिवाइड करो, ठीक है, और आपको एक आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ए पार्टिकल ए हैज़ ए चार्ज +16 Q एंड पार्टिकल बी हैज़ ए चार्ज +4 Q। ठीक है, ए पे चार्ज जो ए है और एक पार्टिकल बी है, ए पे चार्ज है +16 Q और बी पे चार्ज है +4 Q। ठीक है, ईच ऑफ दैम हैविंग द सेम मास, दोनों का मास सेम है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। When allowed to fall from rest through the same electric potential difference, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से दोनों को हमने एसिलेट करा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो उनकी स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस है और डेल्टा b इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 16Q इंटू डेल्टा v, और वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको मैं va का स्क्वायर कह देता हूँ, ये एक ही स्पीड हुई। ठीक, और इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 4Q इंटू डेल्टा वी, और इसको आप लिखोगे हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। और हमें तो सिर्फ रेशियो निकालना, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो वी ए अपॉन वी का जो स्क्वायर आ रहा है वो आपका आ रहा है 4:1, तो वी ए अपॉन वी आ जाएगा आपका 2:1। सो योर आंसर इज ए पार्ट। What potential difference must be applied to produce an electric field that can accelerate an electron to one length of velocity of light? Accelerate an electron to one length the velocity of light, यहाँ 1/10 होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। ठीक है, 1/10 होना चाहिए। ठीक, तो आपको जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट की 1/10 यानी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक एसिलेट कराना है। तो पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और आपने मान लिया डेल्टा वी से उसको एसिलेट कराया, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और वेलोसिटी आपको दी हुई है 3 × 10⁻7 का स्क्वायर। अब ये सारी कैलकुलेशन है, सॉल्व करो और आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। क्लियर?